जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। जी हाँ, हिस्ट्री का। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि टाइम पे वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका मुख्य कारण है कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम में ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इस टॉपिक का नाम है आर्थिक मंदी। जी हाँ, यूरोप में सन 1929 में एक आर्थिक मंदी आई थी। उसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन बार बार आता है। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक मंदी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना है। आर्थिक मंदी एक ऐसी मंदी है जो कि जिसका इफेक्ट एक देश पे ना हो के विश्व के पूरे देशों पे या फिर विश्व के अनेक देशों पे हो। कभी भी अगर किसी एक देश में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, अगर उसका इफेक्ट अन्य मुल्कों पे भी होता है तो वो वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, अगर एक देश की मुद्रा में या एक देश की मुद्रा की कीमतों में कमी आ जाती है या एक देश की मुद्रा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है तो विश्व के अनेक देशों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं 1929 की। लेकिन 1929 तक पहुंचने से पहले हम थोड़ी इसके पीछे की बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में ही चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, विश्व में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ही एकमात्र ऐसा मुल्क था जो कि दूसरे यूरोपीय मुल्कों को अपनी मुद्रा प्रोवाइड करवाता था, जैसे आजकल भी होता है। आज भी ज़्यादातर जो कंट्री होती है वो ये चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका की मुद्रा हो, ताकि वो कंट्री अपने वस्तुएं और सेवाओं का जो भी भुगतान करते हैं वो अमेरिका की मुद्रा में ही करते हैं। उस टाइम भी ऐसा ही था, क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि यूएसए में एक शेयर बाजार है जो कि वॉल स्ट्रीट्स के नाम से जाना जाता है। शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में भारी तेजी से गिरावट आई। उस गिरावट का असर पूरे विश्व पे देखा गया। ये गिरावट क्यों आई? उस टाइम पे क्या था, अमेरिका में जो पूंजीपति लोग होते थे ना, वो और पूंजीपति मुल्कों पे इन्वेस्ट करते थे। उस टाइम पे अमेरिका के चंद बड़े पूंजीपतियों ने क्या करा, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट ना करके अब अपने यहाँ पे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी। इससे दूसरे मुल्कों पे अमेरिका की मुद्रा नहीं पहुँच सकी और यूएसए का जो शेयर बाजार है वो धड़ाम से आके नीचे गिर गया। इसका मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। सपोज करो, ये सिर्फ उदाहरण है, आप एग्जाम में लिख के मत आना, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज करो, जो भारत सरकार के 500 रुपये का एक नोट है, अगर भारत सरकार ये बोल दे कि भाई आज रात 8 बजे से 500 के नोट की वैल्यू सिर्फ 50 रुपये रह जाएगी, तो इसका इफ़ेक्ट इंडिया पे तो होगा। इंडिया के बाहर पे जिन मुल्कों के पास भारत की करेंसी है, 500 के नोट हैं, उन पे भी तो इफ़ेक्ट होएगा। भाई अब अगर किसी व्यक्ति की सैलरी मान लो 5,000 रुपये है, अब उसके पास 500 के नोट आए हैं, तो अब उसके पास सिर्फ वो 500 रुपये ही रह जाएंगे। 50 रुपये, अगर 500 के एक नोट की वैल्यू सरकार ने 50 रुपये के इक्वल कर दी है, इट मीन्स मुद्रा में काफ़ी गिरावट आ गई। इसी के साथ ही तो इसका इफेक्ट पूरे विश्व पे होएगा, भारत पे तो पड़ेगा, साथ के साथ पूरे विश्व पे। तो ये एक आर्थिक मंदी का एक सूचक हो जाएगा। आर्थिक जो मंदी थी वो 1929 में आई थी, 1931 में अपनी चरम सीमा पे थी और 1934 तक बनी रही थी। आर्थिक मंदी का एक कारण नहीं था, एक से ज़्यादा ही कारण थे।
आपको शायद आवाज़ भी पता नहीं साफ आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्योंकि कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही साथ क्या है, आर्थिक मंदी के कारण थे क्या? भाई आर्थिक मंदी आई, एक तो कारण होगा नहीं, एक से ज़्यादा होएगी। पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। भाई प्रथम विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोगों को नुकसान हुआ था, और अनंत जिसकी वैल्यू नहीं आकी जा सकती, इतनी संपत्ति को, इतनी जान माल की हानि हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं की मांग में काफ़ी कमी आ गई। जी हाँ, जहाँ पे पहले, अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक कंट्री में अगर 5,000 ही लोग हैं और वहाँ पे अगर 20,000 जोड़ी जूते बना दिए जाएं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 जोड़ी जूते ही खरीदे जाएंगे, 8,000। पर अगर इंसान ही नहीं है वहाँ, तो इतने ज़्यादा उत्पादन का फ़ायदा कुछ नहीं होएगा, और तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और लगभग 6 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। इसीलिए वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी कमी आ गई थी। इसी के साथ साथ जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आई, अब जो मान लो कोई उद्योगपति है या कोई एक इंसान है, वो एक जूता अगर बनाता है, एक जूते को बनाने में उसको अगर 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ना जाने उसके जैसे कितने लोगों ने जूते बनाए होंगे। अब अगर जूते खरीदने वाले सिर्फ 5 इंसान हैं और जूते बेचने वाले 20 इंसान हैं, तो 5 इंसान किससे जूता खरीदेंगे? भाई जो सबसे कम कीमत पे जूता प्रोवाइड करेगा। चलो 5 लोगों से इन्होंने जूता खरीद लिया, तो वो 15 लोग जिन्होंने जूता बनाया था 200-250 रुपये का, अब उनको भी अपने वस्तुओं की कीमतों को कम करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला, भाई चलो 200 रुपये में मेरा जूता बन के तैयार हुआ है, इसके आधे में ही तुम खरीद लो, कम से कम कुछ तो मिलेगा मुझे। तो क्रय शक्ति भी नहीं मिल पा रही थी लोगों को, और लोगों की क्रय शक्ति, जब लोगों की इनकम ही नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे क्या? जब लोगों के पास आय ही नहीं होएगी तो लोग अपनी क्रय शक्ति नहीं कर पाएंगे। क्रय शक्ति का अर्थ होता है वस्तुओं को खरीदने की पावर। आपके पास तभी वस्तुओं को खरीदने की पावर होएगी जब आपके पास इनकम अच्छी होएगी। इनकम अच्छी का अर्थ है ज़्यादा इनकम होएगी। अगला पॉइंट है अधिशेष उत्पादन। इससे पहले बताया हुआ है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उत्पादन हो रहा था वो मशीनों से हो रहा था। अब मशीनों ने अपने उत्पादन की रफ्तार तो कम नहीं करी। अब वस्तुओं की जो डिमांड 5 है, लेकिन 20 वस्तुएं बना दी। भाई मशीन तो एक निश्चित अनुपात में वस्तुएं बनाई ही जाएगी, पर इतनी मात्रा में खरीदने वाले अब लोग नहीं थे, इसीलिए उत्पादन रफ्तार बढ़ता रहा, परंतु वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ गई। अगला पॉइंट है यहाँ आय में कमी। ये मैंने अभी आपको बताया है, जब लोग अपनी वस्तु बेच ही नहीं पाएंगे तो उनको आय नहीं होएगी। जब उनको आय नहीं होएगी तो वो दूसरी वस्तुएं भी नहीं खरीद पाएंगे। तो लोगों की बेसिकली आय काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इसके बाद जब आय ही कम हो जाएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार का क्या है? जब अमेरिका की मुद्रा या अमेरिका के उद्योगपति अब अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पे अपनी इनकम को लगा रहे थे, दूसरे मुल्कों तक वो अमेरिका का डॉलर नहीं पहुंच रहा था, तो दूसरे मुल्कों में भी अब वो आर्थिक मंदी आ गई। इससे क्या हुआ, पहले के समय में क्या होता था, जिस देश के पास जितना सोना होता था वो उसी अनुपात में अपने यहाँ पे मुद्रा छाप सकता था। आज ये पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई है। तो उस टाइम पे क्या था, सिर्फ 2 देशों के पास ही अब विश्व में ज़्यादातर मुल्कों का सोना आना शुरू हो गया। एक तो अमेरिका के पास, एक तो
फ्रांस के पास। अमेरिका और फ्रांस के पास ही अन्य यूरोपियन कंट्रियों का सोना गिरवी रखने के लिए आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका से अमेरिकी मुद्रा और फ्रांस से फ्रांसीसी मुद्रा को मांगना शुरू कर दिया। जब एक देश का सोना दूसरे देशों पे रखा जाएगा तो उस देश में स्वर्ण भंडार की कमी हो जाएगी। भाई जैसे सपोज करो भारत ने भी तो 1991 में अपना सोना विदेश विश्व बैंक पे गिरवी रखवाया था। तो उससे क्या होएगा, भारत में सोने की कमी होगी। अब सोने की कमी होने से भारत की सरकार उतनी ही मुद्रा छाप सकती है जितना सोना है। तो इससे क्या होएगा, जब सोने की कमी हो जाएगी, अब मुद्रा की भी कमी होगी। मुद्रा की कमी होने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना शुरू होगी। अब सरकार को क्या हुआ, सरकार ने जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो गई तो अगले पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छी तरह से। इसमें क्या बोला है, एक और पॉइंट है सट्टेबाजी प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में अब सट्टेबाजी होनी शुरू हो गई थी। ज़्यादातर जो अमेरिका की मुद्रा थी वो सट्टेबाजी में लगाई जा रही थी, इसलिए दूसरे देशों तक वो मुद्रा नहीं पहुंच रही थी। और उस टाइम सट्टेबाजी का एक आम कल्चर हो गया था, जिसे देखो वही अपनी मुद्रा को सट्टेबाजी में लगाने की कोशिश कर रहा था। वो चंद घंटों में अमीर होने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण उनकी मुद्रा और ज़्यादा डूबने लग गई, जिसके चलते विश्व में आर्थिक मंदी का उत्पन्न हो गई। अब भाई यहाँ पे क्या है, आर्थिक मंदी उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ भाई, विश्व में आर्थिक मंदी उत्पन्न होने के बाद आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई पूरे विश्व की। इससे क्या हुआ, अब उत्पादन का यंत्रीकरण, मतलब जो वस्तुओं को बनाया जा रहा था वो तकनीक के द्वारा तथा उद्योगों के द्वारा बनाया जा रहा था। अब भाई उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं तो महंगी होएगी। इससे पहले वाले पॉइंट थे भाई 1929 से पहले के, और ये वाले पॉइंट आएंगे 1929 के बाद के। उस टाइम पे वस्तुओं में वृद्धि काफ़ी थी, वस्तुओं की पूर्ति बहुत थी, खरीदने वाले कम थे। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंटों में 1929 के बाद वस्तुएं ही कम हो गई और खरीदने वाले अब ज़्यादा हो गए। प्रति व्यक्ति आय में कमी आ गई। जब भाई लोगों के पास मुद्रा ही नहीं होएगी तो प्रति व्यक्ति आय में ऑटोमेटिकली कमी ही आएगी। जब बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, लोगों के पास काम नहीं होएगा, लोगों के पास काम नहीं होएगा तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो बेरोजगारी आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि होगी। अब क्या हुआ भाई, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि इसलिए की गई क्योंकि हर एक जो कंट्री थी वह कंट्री की सरकार घाटे में जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने सोने को गिरवी रख दिया था। तो सरकार ने हर एक वस्तु पे ज़्यादा कर लगा दिया। जब वस्तु पे कर लगा दिया जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सपोज करते हैं ये अभी एक मार्कर है, इसकी कीमत अगर अभी 20 रुपये है और सरकार ने इस पर अगर 50 रुपये का टैक्स लगा दिया तो इसकी कीमत 70 रुपये हो जाएगी। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होएगी तो क्या 70 रुपये में कोई ये पेन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, पर जो अमीर व्यक्ति होंगे शायद वो खरीद लेंगे। जब 70 रुपये का एक पेन बिकेगा, सरकार ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि सरकार के पास कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था और उस कर्जे को चुकाने के लिए सरकार ने अपने यहाँ लोगों की वस्तुओं में लोगों पे नए नए प्रकार के कर लगाए, करों में वृद्धि करी ताकि लोगों के माध्यम से सरकार को टैक्स मिलता रहे और वो टैक्स से सरकार अपना घाटे का जो वित्तीय व्यवस्था उसे सुधारती रहे। इससे क्या हुआ, विश्व में बेरोजगारी आ गई। भाई जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होएगी, अब भाई 70 रुपये इसके कोई नहीं देगा, तो जब इसको कोई खरीदेगा ही नहीं तो उस व्यक्ति की चीज़ें नहीं बिकेगी और ऐसे धीरे धीरे विश्व में बेरोजगारी आ जाएगी। इससे
बेरोजगारी आने के बाद सरकार का बजट घाटे में चला गया। सरकार की चारों साइड से आलोचना होनी शुरू हो गई। जब सरकार का बजट घाटे का अर्थ है कि सरकार की मान लो सिंपल अगर 100 रुपये इनकम है और सरकार का खर्चा 150 रुपये हो रहा है, तो सरकार को 50 रुपये का घाटा हो रहा है। ये 50 रुपये सरकार किसी दूसरे मुल्कों से लेके किसी को देगी। अब आपको शायद पता हो गया सरकार का घाटे का बजट क्या होता है। इसी के साथ साथ घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि करी। करों में जब वृद्धि हुई तो उद्योग धंधे बंद हो गए। भाई अब 70 रुपये की चीज़, जो चीज़ 20 रुपये की थी, अब वो 70 में होएगी तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। इससे उद्योगों ने क्या करा, जब उद्योगों की वस्तुएं ही नहीं बिकनी शुरू हुई तो धीरे धीरे उद्योग बंद हो गए। उद्योग बंद हो गए तो इसका सबसे ज़्यादा असर पूंजीपतियों पे देखने को मिला और मध्यम वर्गों पे, मतलब रिच पीपल और मिडिल क्लास पर ये था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, या प्लीज़ आप कमेंट तो कर ही सकते हो। अगला पॉइंट है आपका, भाई 1929 की आर्थिक मंदी का क्या इफेक्ट देखने को मिला। भाई 1929 की आर्थिक मंदी का कुछ राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिले, जैसे साम्यवाद राष्ट्रों का विकास। मैंने आपको ये बताया था 2 प्रकार के राष्ट्र थे उस टाइम, 2 प्रकार की विचारधारा थी। एक थी पूंजीवादी विचारधारा जो कि अमेरिका से संबंधित थी, एक थी साम्यवादी जो कि रूस या फिर यूएसएसआर से संबंधित थी। अमेरिका विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जो कि अमीरों के हित के लिए था, पूंजीवादी विचारधारा थी। और साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी थी जो कि गरीबों के फायदे के लिए थी, मतलब पुअर जो कि लेबर होते हैं उनके फेवर के लिए थी। तो अब हुआ क्या, जो 1929 की आर्थिक मंदी आई उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका और अमेरिका से जैसी जो पूंजीपति विचारधारा थी, मतलब जो कि पूंजीपति जो कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या और कंट्री पे देखने को मिला। परंतु साम्यवादी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि साम्यवादी में ऑलरेडी सरकार के अंदर ही सब चीज़ कंट्रोल होती है, मतलब साम्यवादी पार्टी के अंदर। उस टाइम पे अब लोगों ने और सरकारों ने ये विचार बना लिया कि भाई जैसी ये आर्थिक मंदी अभी आई है, हो सकता है फ्यूचर में भी आ जाए, इसीलिए ज़्यादातर पूंजीवादी देश अब साम्यवाद की ओर अग्रसर होने शुरू हो गए। इसी के साथ साथ आर्थिक मंदी के कारण हुआ क्या, जापान में सैनिकवाद में वृद्धि हुई। इटली को ये हुआ कि भाई कहीं हमारा मुल्क भी साम्यवादी की ओर ना चला जाए, इसलिए इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, इटली में मुसोलियन आया। इसी प्रकार जर्मनी को भी ये हुआ, हिटलर को भी हुआ कि भाई कहीं हमारा मुल्क साम्यवादी की ओर ना चला जाए, इसलिए जर्मनी में भी नाजीवाद आया। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आज आपकी जर्मनी के ऊपर और 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के ऊपर अगर एक वीडियो ला दूँ, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाते चलिए। जय हिंद, जय भारत।